हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल नेम्ड यूपीएससी स्टिंगर। और आज का ये सेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम होना। तो आज का ये सेशन में हम बात क्या करेंगे वो तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि हाउ एन आईएएस ऑफिसर राइट इन एन एग्जामिनेशन। कैसे लिखेंगे वो अपने एग्ज़ाम के अंदर, क्या क्या चीज़ें उन्हें इंक्लूड करनी होती है अपने आंसर्स के अंदर, टाइम कैसे मैनेज करना होता है। इसी के साथ हम कुछ सैम्पल कॉपीज़ भी देखेंगे AIR-1 शुभम कुमार की, जिनको IAS मिला है, फर्स्ट रैंक मिली है 2020 के उसके अंदर एग्जामिनेशन के अंदर। सो दिस वुड बी पार्ट 2 फ्रॉम द पार्ट 1 जो मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी है। सो अभी जानते हैं कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है क्या, बिना किसी देरी के। अभी हमें एक चीज़ की तो गारंटी है कि भाई आंसर राइटिंग के बगैर आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर नाम बिल्कुल नहीं पा सकते। प्रीलिम्स पास करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स जो है वो मेंस की है। अगर आप प्रीलिम्स ही पास नहीं करोगे तो मेंस में तो एंट्री मिलेगी नहीं। तो मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, जैसे फूड चेन फूड वेब है ना, तो इंटरडिपेंडेंसी है प्रीलिम्स और मेंस की। तो हमें अप्रोच क्या अपनानी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसके अंदर की आपके प्रीलिम्स की अप्रोच और मेंस की अप्रोच आपको एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं फिर मेंस की तैयारी करते हैं और इसी चक्कर में उनके 4-5 साल निकल जाते हैं। आपको क्या करना है, प्रीलिम्स की तैयारी भी करनी है, साथ के साथ मेंस की तैयारी भी करनी है, इस तरीके से कि आप मेंस को और प्रीलिम्स को एटलीस्ट ऐसा करो कि अगर आपको दोबारा प्रीलिम्स देना पड़े तो 75 प्रीलिम्स आपका एकदम कंप्लीटली रेडी हो, और अगर दोबारा मेंस देना पड़े तो 75% आपका मेंस रेडी हो। एज सिंपल इज दैट, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप रह भी जाते हैं किसी वजह से तो सेकंड अटैम्प्ट में नो वन वुड स्टॉप यू। अभी आगे बढ़ने से पहले हम मेंस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब उनका इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या फंडा क्या है, ये सारी तिगड़मबाजी खेल क्या खेल रही है यूपीएससी। देखो, इस सारी राम कहानी का एक मतलब है 10 क्वेश्चंस होते हैं शुरू के और 10 क्वेश्चन होते हैं बाद में। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं 20। शुरू के 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, बाद के 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स के। ये होते हैं 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं और इनको लिखना होता है 250 वर्ड्स के अंदर। अब ये मैं वर्ड्स का खेल और ये क्यों बता रहा हूँ मार्क्स का खेल, देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन इन माइंड। मतलब आपको इन वर्ड लिमिट से बाहर नहीं जाना है। क्यों, इसका आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप इसमें 500 वर्ड भी लिख सकते हैं, नो मैटर, आप लिखिए, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये क्वेश्चन से हमने दिखाया। अब अगर आप शुरू के 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास टाइम लिमिट होगा 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट के अंदर आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना है पढ़ के, ठीक है। वो जो क्वेश्चन रीडिंग का टाइम है वो आपको इंक्लूड करना है इसी समय के अंदर। तो 6 से 7 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। और नेक्स्ट जो 15 मार्क का क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए मिलेगा 11 से 12 मिनट का टाइम। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो स्पीड क्या निकल के आती है, ये टोटल आप पॉज करके देख लेना। टोटल जो स्पीड आती है वो आती है 1 मिनट में 23 वर्ड। इस स्पीड के साथ, इस कंसिस्टेंसी के साथ आपको 3 घंटे सुबह लिखना पड़ेगा और 1 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद 2 घंटे का, फिर उसके बाद 3 घंटे का, फिर आपको दोबारा से एग्जाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक दिन के अंदर कॉन्टिन्यूसली आपको 6 आवर्स लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए इस स्पीड के साथ। देन यू वुड बी कि हाँ अब आप IAS बन सकते हैं। अब 23 वर्ड्स को अगर हम देखें तो इनका अगर लाइंस में कन्वर्ट करें तो लगभग 2.3 लाइंस, ठीक है। इतना आपको लाइन 1 मिनट के अंदर लिख देनी है, ठीक है। ऐसे एक लाइन लिख दी कंप्लीट, उसके बाद सेकंड लाइन लिख दी कंप्लीट, उसके बाद ये लाइन आधी, ठीक है। तो इतना आपको कंप्लीट करना है 1 मिनट के अंदर। अब आप बोलेंगे कि ये तो भाई बहुत बड़ा टेंशन वाला काम है, लड़के होंगे तो ऐसे सिर पकड़ेंगे, लड़के होंगे तो ऐसे पकड़ेंगे, लेकिन बट डोंट वरी, वी आर हेयर ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो कभी भी अपनी आंसर राइटिंग को इवेलुएट करने से पहले 1 से 2 महीना लिखिए, सिर्फ आप लिखना सीखिए। हम पता क्या कॉलेज में क्या सिस्टम करते हैं, एक चीज़ मिल जाती है उसके ऊपर ऐसे पूरा पेज भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी पीटेगी पकड़ के, ठीक है। और तो कम से कम 1 से 2 महीना आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू कीजिए बगैर इवेलुएट किए, बगैर ये सोचे कि भाई मेरा कुछ होगा नहीं होगा, नहीं, लेफ्ट दैट थॉट और सिर्फ लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद फॉर्मेट के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर्मेट क्या है मैंने अभी इसी आगे की वाली स्लाइड में बताऊंगा। अभी बात करेंगे कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर। कंटेंट बिल्डिंग के लिए आपको सिलेबस लेके बैठना पड़ेगा प्री और मेंस का, रटा हुआ होना चाहिए। आप किसी भी टॉपर को देख लीजिए, इवन इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं कोई टॉपर नहीं हूँ फिलहाल अभी तक, मतलब हो सकता हूँ, कुछ नहीं कह सकते। तो जो टॉपर्स होते हैं उन्हें एकदम रटा हुआ होता है सिलेबस की। जैसे ही कोई उनके सामने टॉपिक आता है ना, दे वुड से कि हाँ ये जीएस पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, पेपर 3 का है, पेपर 2 का इस पॉइंट के अंदर है, पेपर 3 के इस पॉइंट के अंदर है। उन्हें डेटा तक देख के याद आ जाता है कि ये कहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपका माइंड इस हिसाब से चलना चाहिए कि आप सिलेबस को, और ये प्रीलिम्स का सिलेबस क्यों ज़रूरी है भाई,
देखो ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, दैट आई एम डिस्क्लोजिंग इट हियर, कि मतलब लोग सोचते हैं कि ऐसे कई जगह पे लिखा होता है कि एवरीथिंग कम्स अंडर द सन, एक सूरज के नीचे जितनी भी चीज़ आ रही है ना सभी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो मैंने क्या किया, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया। मैं प्रीलिम से पहले वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा था। व्हाट द फूल, मतलब ये देखो ना कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस में ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी ही नहीं। तो आपको ऐसी गलतियां, ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं, ब्लंडर्स होते हैं, आपको ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने हैं। तो सिलेबस अपने साथ में रख के बैठिए। इसमें प्रीलिम्स में साफ लिखा हुआ पंचायत राज, ठीक है, तो मतलब पंचायत राज के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। क्यों मतलब बेफिजूल में उसे छोड़ के जा रहे हो? जो चीज़ पॉलिटी में एकदम सेपरेटली दे रखी है, वाई यू आर मीन स्ट्रगलिंग विद दैट? आएगा तो आएगा, उसका ट्रेंड देखिए, उसको यहीं से आपको पता चलेगा। फिर है स्टैंडर्ड सोर्सेज, जैसे एनसीईआरटी, बिपिन चंद्रा, XYZ स्टैंडर्ड सोर्सेज के ऊपर भी आई वुड मेक अ वीडियो, पर मतलब स्टैंडर्ड सोर्सेज भी आपको कवर करने हैं। उसके बाद जो मेरे द हिंदू के एनालिसिस हैं उन्हें आप ध्यान से देखिए। अब द हिंदू के एनालिसिस का क्या देखने का मतलब है, देखिए मैंने अभी जो है 2 वीडियो में, शायद पहले जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर GMG ट्रायंगल के बारे में बताया था, गवर्नमेंट, मार्केट और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों को इंटीग्रेट करके काम करना पड़ेगा अगर किसी देश को डेवलप करना है। अब इस चीज़ को आप जो है किसी भी आंसर के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप सोसाइटी के अंदर लीजिए कि हमारा समाज बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? गवर्नमेंट, मार्केट और ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आप पॉलिटी के अंदर ले लीजिए कि हमारी पॉलिटी कैसी हो रही है, आप इकोनॉमी के अंदर ले लीजिए, ठीक है। आप इन्वायरमेंट के अंदर ले लीजिए, आप किसी भी टॉपिक के अंदर इस GMG ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड योर आंसर वुड लुक ब्यूटीफुल, ठीक है। और एक अलग अप्रोच लगेगी आपकी। केस स्टडीज़, जैसे कि मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जो द हिंदू के एनालिसिस होते हैं 1 हफ्ते वाले, उनके अंदर मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे युगांडा की केस स्टडी है कि भाई उन्होंने जो है प्लास्टिक को पिघला के और उन्होंने फेस शील्ड बनाना शुरू कर दिया जो कोविड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो ये एक तरह की केस स्टडी है, ठीक है। जैसे कि पब्लिक फंडिंग करके किस तरह से USA ने और चाइना ने अपने आप को टेक लीडर बनाया, ये एक केस स्टडी है। तो आप इन केस स्टडीज़ को जब अपने एग्जाम्पल्स में लिखेंगे ना, जब आप लिखेंगे, देखिए इसका मैं आप एक रीज़न पहले ही बता देना चाहता हूँ। मार्क्स विल नॉट बी मर सुपरफिशियल नॉलेज, ये जो है मार्क्स आपको नहीं अलॉट किए जाएंगे अगर आपके पास सुपरफिशियल नॉलेज है। सुपरफिशियल नॉलेज का मतलब अगर आपने लिख दिया इंडिया इज़ ग्रेट, ठीक है, इंडिया जो है वो महान है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। इंडिया ग्रेट क्यों है, इसके मार्क्स मिलेंगे। जब आप लिखेंगे कि पब्लिक फंडिंग होनी चाहिए टेक लीडर बनाने के अंदर इंडिया में, तो उसके मार्क्स मिलेंगे बहुत ही कम, हाफ मार्क्स मिलेगा। लेकिन जब इसके साथ आप एक केस स्टडी लिखेंगे ना कि देखो भाई USA ने ऐसे ही किया था, चाइना ने भी ऐसे ही किया था, देन द प्रॉपर मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड टू यू। ये चीज़ आपको समझनी है और ये सिलेबस में लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से टाइप करके नहीं निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज द करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स, यही करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स में भी यूज़ हो सकते हैं। और दूसरा आप एग्जाम्पल निकालिए जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जैसे NCERT, उसके अंदर ये देखिए, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक ये रिंग दी हुई है, तो इसके अंदर क्या है, एक सांप अपनी ही पूंछ को खा रहा है। तो आप इससे मतलब एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर एक जो रिंग ऑफ लिबर्टी थी उसमें ऐसा दिखाया हुआ था कि भाई सांप अपनी पूंछ को खा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर से ही उनके सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन से ही उनकी अलग तरह की प्रॉब्लम्स निकलना शुरू होती है। तो हमें आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच को तोड़ना है उसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल लगेगा, इनोवेटिव लगेगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको निकालने हैं और यही आपकी मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, ठीक है। प्री के हिसाब से तो आप बस इसको पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन आप इसे ये सोचिए ना कि आप इसे मेंस में यूज़ कैसे कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अब आगे स्टेप्स पे फॉलो करते हैं, स्टेप्स कैसे होने चाहिए। देखिए अब दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। सबसे पहले तो इंटरप्रेट करना सीखो क्वेश्चंस को। अब इंटरप्रेट कैसे करते हैं मैं बताऊंगा, मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको इंटरप्रेटेशन के, और 99% स्टूडेंट्स जो है ना गलत इंटरप्रेट कर डालेंगे पूरे क्वेश्चन को। अभी देखेंगे, फिर आएगा फॉलो द स्ट्रक्चर। पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखिए। 2-3 क्वेश्चन पेपर तो आप ऐसे देखिए, सिर्फ क्यों नहीं, हाँ आपको जो क्वेश्चन ने पूछा वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि UPSC बहुत खेलती है। और फिर जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, तीनों के बारे में आज ही बात करेंगे। फिर बात आती है टचअप की, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक जो आंसर है वो एक IAS के लेवल का दिखता है, जैसे कि जिसमें डेटा होंगे, कोड्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस का नाम होगा, कुछ कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी, कुछ केस स्टडीज़ होंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस। देखो ये केस स्टडीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, ये एक दिन में आप याद नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया युगांडा का एग्जाम्पल लीजिए, आप MP सा केन्या का एग्जाम्पल लीजिए, आप जो है इंडिया के सैनिटाइजेशन का एग्जाम्पल लीजिए। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, आप इन्हें सेपरेटली, जो मैं द हिंदू के एडिटोरियल्स में बताता रहता हूँ, उन्हें आप सेपरेटली एक नोटबुक के अंदर नोट करते रहिए। जब आप उन्हें नोट करेंगे ना, देखेंगे डे बाय डे वो फिल होते जाएंगे और आपके पास 50, 60, 100 एग्जाम्पल्स ऐसे हो जाएंगे। और आपके पास देखिए क्वेश्चंस कितने आते हैं,
20 क्वेश्चंस पर जीएस पेपर 1, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 80 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपके पास 100 एग्जांपल्स भी है ना, एक एग्जांपल पर क्वेश्चन के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, योर आंसर वुड लुक फैंटास्टिक। उसके अलावा आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इस टचअप वाली लड़की को देखना छोड़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटरप्रेट द क्वेश्चन। इंटरप्रेट करना सीखिए। कैसे सीखेंगे? इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि पूछा क्या गया है। मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। देखो इसमें क्या है, हैज़ कास्ट लॉस्ट इज रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी। ये आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, मतलब आपको बिल्कुल पढ़ना है, ये समझना है, वो उसी टाइम के अंदर इंक्लूड है, 6 से 7 मिनट वाली और 11 से 12 मिनट वाले के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर चीज़ क्या है, देखो इसके अंदर सिर्फ यही बात है कि क्या कास्ट ने अपना रेलेवेंस खो दिया है मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी को समझने में। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी सोसाइटी को समझते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया का एक समाज है, हमारी समाज कैसा है, मल्टीकल्चरल है, ठीक है, मल्टीकल्चरल। अब ये मल्टीकल्चरल का क्या मतलब है, हमारे यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज के बाद हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप का रिलीजन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कास्ट्स हैं, हमारे यहाँ पे क्लासेस हैं, ठीक है। क्लास तो खैर मल्टीकल्चरल में आएगी या नहीं। हमारे यहाँ पे जो है मल्टीकल्चरल के लिए हमारे यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है, आर्ट फॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ पे बिलीफ्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के बिलीफ। एथिस्ट भी एक तरह का बिलीफ होता है, भगवान में ना मानना भी बिलीफ होता है। तो इस तरह की हमारी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। तो अगर हम अपनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी को लेते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना कि इस मल्टीकल्चरल सोसाइटी का आधारभूत क्या है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि क्या हमारे भारतीय समाज को बहुसांस्कृतिक, समझ में आ गया, हमने बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज, ओके, समझने में, इसको समझने के लिए जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। क्या इसको समझने के लिए जो हम कास्ट को पढ़ते थे कि भाई कास्ट को पढ़ लिया तो इंडियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी को पढ़ लिया, तो अगर हमने ये कास्ट की जो रेलेवेंस है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है इसको समझने में, क्या वो खत्म हो गई? मतलब क्या कास्ट को समझ के हम हमारी सोसाइटी को समझ सकते हैं? अब यहाँ पे आपको लिखना है एक पोर्शन में यस और एक पोर्शन में नो, कि हाँ हम कास्ट को पढ़ के हमारी सोसाइटी को समझ सकते हैं, ये पॉइंट्स, और नहीं हम सिर्फ कास्ट को समझ के मल्टीकल्चरल सोसाइटी को नहीं पढ़ सकते, हमें और भी कई चीज़ें देखनी होंगी। लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये नहीं है, पॉलिटिक्स ऐसी हो रही है, ठीक है। तो फिर आप उसके सपोर्ट में एविडेंस में पॉइंट देंगे। एंड में फिर कंक्लूजन हम देखेंगे वो कैसे करना, बट फर्स्ट इंटरप्रेट द मतलब अपने पूरे क्वेश्चन को और एलाबोरेट योर आंसर्स विद इलस्ट्रेशंस। आपको यही चीज़ बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग कास्ट के बारे में लिखना शुरू कर देंगे और कई इंडियन मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बारे में, लेकिन पूछा क्या है, कास्ट का रेलेवेंस समझने में मल्टीकल्चरल सोसाइटी को, राइट। अब इस क्वेश्चन के साथ ऐसा ही कीजिए, पॉज करके पढ़िए, ठीक है। इसका मैं मतलब बताता हूँ अब आपको, शायद आपने पढ़ लिया होगा। तो इसमें यह है कि साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट डिस्ट्रिक्ट टू मास्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने एकदम ताव में आ गए होंगे कि भाई अगर साइंस को यूज़ करेंगे तो ये यूज़ होंगे और नुकसान होगा तो ये नुकसान होगा। ये पूछा ही नहीं है, 0 मार्क्स अवार्ड करेगा आपको एग्जामिनर। क्यों? यहाँ पे इस वर्ड्स पे फोकस कीजिए, सर्वेंट एंड मास्टर। अगर आप उसे गुलाम की तरह रखेंगे, आप एक नौकर की तरह रखेंगे तो वो यूज़फुल होगा, और अगर आप उसे अपना मालिक बनाएंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। मतलब अगर आप डोमिनेट करेंगे ना, अगर मैन चलाएगा साइंस को तो वो यूज़फुल होगा, और अगर साइंस चलाएगी, ठीक है, मैन को, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर आपको लिखना है, एक में 2 ऑप्शंस लेके जाइए यस, सेकंड में लेके जाइए नो। इसमें जितने भी डायमेंशन खोलेंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यहाँ पे खोलिए, यहाँ पे खोलिए, इन सभी को सप्लीमेंट करने के लिए अपने एग्जांपल्स दीजिए, एंड में कंक्लूड कीजिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंट्रा जनरेशनल, इसे आप पढ़ लीजिए, आप पॉज करके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल इशू जो है इक्विटी का, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इन चीज़ों को देखिए, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करना है। इंट्रा जनरेशनल मतलब एक ही जनरेशन के अंदर, जैसे सपोज आपके हो गए पिता, योर फादर, एंड आप जो भी हैं यहाँ पे सन या डॉटर या सन, कोई भी है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रा जनरेशनल, ये है आपका इंट्रा जनरेशनल, और ये है आपका इंटर जनरेशनल, ठीक है। ये आपका एक ही जनरेशन के अंदर है, ये है आपका कहाँ गया, इंट्रा जनरेशनल, ये है आपका ये, और इंटर जनरेशनल इशू है आपका ये,
ठीक है। और इसके अंदर आप सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड नहीं कर सकते, आप इनके फादर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनकी मदर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनके फादर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इनकी मदर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड मतलब पुश्ते आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आप इतना ही नहीं, मतलब आप ही के साथ में जो आपके चाचा ताऊ मामा मौसी के लड़के होंगे, लड़कियाँ होंगी, आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो था इंटरजनरेशनल और इंटरजनरेशनल। आई होप समझ में आया होगा। इक्विटी, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है इक्विटी और एक होती है इक्वालिटी। ठीक है, ये आपको इसके साथ ही कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ मैं। इक्विटी क्या होती है, जैसे आपने वो फोटो देखा होगा ना कि एक स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज एक बच्चा है, उसकी हाइट है 2 फीट की, और यहाँ जो दीवार है उसको उसके उस तरफ देखने के लिए वो दीवार की हाइट है 6 फीट। एक दूसरा बंदा है, उसकी हाइट है 3 फीट, और एक तीसरा बंदा है, उसकी हाइट है 4 फीट। तो इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप सभी को 2-2 फीट की जो है आप कुर्सियाँ दे दीजिए। तो 2 फीट पे लगाएगा ये, 2 फीट पे ये लगाएगा, और 2 फीट पे ये लगाएगा। तो देख कौन पाएगा, ये 4 + 2 6 फीट, ये तो देख पाएगा। 3 + 2 5 फीट, ये 1 फीट से नीचे रह जाएगा। 2 + 2 ये भी नीचे रह जाएगा। तो ये होता है इक्वालिटी, कि सबको 2-2 देना। और इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सबको समान लेके जाना, कि अगर ये 4 है तो इसको 2 देंगे, ये 3 है तो इसको 3 फीट की कुर्सी देंगे, और ये 2 फीट का बंदा है तो इसे हम 4 फीट की कुर्सी देंगे, ताकि सभी देख पाएं। दैट इज़ द इक्विटी। आपको उसे इक्विटी के हिसाब से देखना है। किस में? इंक्लूसिव ग्रोथ में। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि आपके पास भी है, आपके हर डायमेंशन के अंदर, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, धर्म, ठीक है, हर तरफ के लोगों के पास, नेशनल इंटरनेशनल हर जगह के ऊपर जो फैली हुई है ग्रोथ है, उसका जो बेनिफिट है वो हर किसी को मिले, तो उसे बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका तो सबको पता है, समावेशी विकास, कि आपको आज जो चीज़ अवेलेबल है आपकी 10 पुश्तों के बाद भी वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, उसी क्वांटिटी के अंदर, क्वालिटी के अंदर, ना कि सिर्फ क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी भी। सो दिस इज़ हाउ यू शुड रिप्रेजेंट योर नॉलेज एट देयर। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, बाद में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। आपका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए? एक मूवी के ट्रेलर की तरह होना चाहिए। ठीक है, मूवी का ट्रेलर कैसे? जैसे कि मैंने बताया था, साइंस इज अ यूजफुल सर्वेंट बट डिस्ट्रक्टिव मास्टर। ठीक है, इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करना शुरू कर सकते हैं सबसे पहले, लेकिन रिपीट नहीं करना कि इसी चीज़ को दोबारा से लिख दिया। यू कैन जस्ट सिंपली एक्सप्लेन कि हाँ भाई, साइंस जो है इंडिया की, मतलब इंडिया को छोड़ो, साइंस जो है ह्यूमन के नेचर में बचपन से है, और इसी ने ह्यूमन को इवॉल्व किया है, ये एक तरह ह्यूमन का साथी है। तो आप इस तरह से इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि भाई साइंस के बगैर हम ह्यूमैनिटी को इमेजिन नहीं कर सकते, हम इतने सारे क्राइम्स रोकते हैं, हम इतनी सारी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, वो सब इस वजह से। तो आप इंपॉर्टेंस से, ज़्यादातर लोग इसी से शुरू करते हैं। ठीक है, आप एक्सप्लेन करके या डिफाइन करके भी चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद डेटा कोट कमेटी से भी आप शुरू कर सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जो है हमारे पास नियरली इतने % लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इतना हम खर्चा कर रहे हैं, तो उससे भी आप शुरू कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा डेटा और फैक्ट वाला बंदा ही शुरुआत करेगा। अभी देखते हैं हमारा AIR टॉपर 1 की जो रैंक है वो क्या थी। ये एक क्वेश्चन आप पढ़ लेना आराम से पॉज करके, सिटीजन चार्टर के बारे में है। तो इन्होंने सिटीजन चार्टर को एक्सप्लेन करने का तरीका अपनाया, डिफाइन करने का, राइट। ये स्टार्ट्स विद एक्सप्लेनेशन, एज सिंपल एज दैट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ये रहा मेजरली स्कीम्स। ठीक है, ये स्कीम्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, कि इसे भी पॉज करके आप पढ़ लेना। यहाँ पे इन्होंने कौन सा मेथड अपनाया? डेटा। ठीक है, डेटा से और इंपॉर्टेंस को मिक्स करके इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्रिएट किया है, एज सिंपल एज दैट। बॉडी में किस तरह से आपको लिखना है आंसर, देखिए बहुत सारे डायमेंशंस आपको ओपन करनी है, तो उसमें से एक जनरल जो थ्योरी है वो एस्पैलिश की है। मतलब आप सोशली, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लोकल, लैंग्वेज, इंटरनेशनल, कल्चरल और ह्यूमनिस्टिक। इंटरनेशनल के साथ आप इंडिविजुअल पोर्शन भी जोड़ दीजिए कि प्रत्येक आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का, XYZ करके। तो इतनी सारी डायमेंशन आप जो है आंख बंद करके किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप जो है ओपन अप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको क्या बताना है कि जो डायमेंशन हमने ओपन की है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट के लिए, पब्लिक के लिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उन सभी के लिए, उनके प्रो एंड कॉन्स, और अपने आप की सपोर्ट के लिए स्टेटमेंट बताइए। जैसा मैंने बताया था ना, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, तो ठीक है मान लेंगे, लेकिन उसका सपोर्ट देंगे तो मानेंगे, वरना इसके नंबर अवॉर्ड नहीं होंगे आपको। फिर आपको डायग्राम बनाना, मैप बनाना, फ्लो चार्ट, इफ़ नेसेसरी, ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं डालना है। साथ में आपको इंडिया और वर्ल्ड मैप की 15 सेकंड के अंदर आप बना सके, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हैं आप इसको, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ लिखेंगे तो कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब पूरे का पूरा पेज के ऊपर यहाँ से लिखना शुरू किया और ऐसे 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 भर दिया पूरा, नहीं, दैट वुड नॉट लुक मतलब गुड, अच्छा नहीं दिखेगा। तो जैसे ये देखिए डायग्राम है, ई क्रांति,
ई क्रांति प्रोग्राम, ठीक है। इसमें ई क्रांति का सिर्फ उनको ई क्रांति का नाम पता था, उसके बाद ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से डाली हुई है। मोबाइल मतलब ये ठीक ही है क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। मोबाइल होगा, क्लाउड होगा बाय डिफ़ॉल्ट के साथ, जनधन आधार मोबाइल होगा, ठीक है। पब्लिक का फीडबैक आएगा, ग्रेटर पेनिट्रेशन होगा, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होगा, ये जनरलाइज थिंग्स है, ठीक है। बट डायग्राम मेक्स इट इफेक्टिव। यहाँ पे जो है डायग्राम की जो कला है उसने इफेक्टिव किया। अगर इसको ये पॉइंट के अंदर लिख देना ऐसे तो इट वुड नॉट लुक गुड, लेकिन ई क्रांति को लिख के इन्होंने ऐसे पॉइंट बनाए, दैट लुक फैंटास्टिक। यही चीज़ एग्जामिनर को ज़्यादा इंप्रेस करती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ अ पॉइंट टाइप सिस्टम। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट टाइप सिस्टम में लिखोगे या पैराग्राफ टाइप सिस्टम में लिखोगे। अब बात करते हैं हमारे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, एक स्टैंड लीजिए आप प्रॉपर, ठीक है। एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। ये पॉजिटिव अप्रोच क्यों भाई, नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते भाई? आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखना है। आपको ऐसा नहीं है कि भाई हाँ इंडिया के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, सारे पागल हैं इंडियंस, मार दो सबको, ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलिए कि हम बदलाव लाएंगे और हमें ही लाना है। आपको उनके सॉल्यूशंस देने पड़ेंगे, इनोवेटिव अप्रोचेस दीजिए वहाँ पे। जब आप एंड कर रहे होंगे किसी क्वेश्चन को, तब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर्स को डाल सकते हैं कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी में ऐसा ऐसा फला फला बोला गया है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट में फला फला बोला गया है, हमारे कैसे कोई जो थिंकर्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं, बी आर अम्बेडकर टाइप, उन्होंने फला फला चीज़ बोली है, तो एग्जामिनर वुड मोर सेटिस्फाई फ्रॉम योर कंक्लूजन, ठीक है। तो जैसे देखिए ये कंक्लूजन है, यहाँ पे इन्होंने दादा भाई नारोजी का नाम लिख दिया, ठीक है। तो इट वुड बी अ ग्रेट थिंग, एंड में आप कोर्ट थिंकर्स इनका नाम लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें लगने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा, बट डोंट वरी, डरना नहीं है। ये अगर यूपीएससी है ना, ठीक है, तो इसकी आंखों में देखिए, डायरेक्टली इनटू द आईज, मतलब आप पूरे को मत देखिए ना, सिर्फ आंखों के ऊपर देखिए कि हमें हिट द बुल्स आई, ठीक है। और ये आंसर राइटिंग एक आर्ट है, जैसा मैंने आपको ई क्रांति के बारे में बताया। जब आप कम से कम सपोज आपने 100 से 200 क्वेश्चन लिख लेंगे ना, तब आप ई क्रांति के बारे में अपने आप सेम उस वैसे ही आंसर्स बना के लिख देंगे जैसा लिखा हुआ था AIR1 ने। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। और टाइम जो है और कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे ना तो आप इम्प्रूव हो ही जाएंगे, ठीक है। जैसा मार्शियन के अंदर एक डायलॉग था कि अगर हमें कभी प्रॉब्लम्स ने घेरा हो तो हम कैसे डील करेंगे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हो एक साथ, हम यहाँ पे सारा समाज दुनिया हमें मारने पे तुला हुआ है, हम करेंगे क्या। तो जो मार्शियन के ये एक्टर थे, इन्होंने ये बोला वहाँ पे कि एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कीजिए, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, धीरे धीरे करके शुरू कीजिए, और एक समय ऐसा आएगा जब आखिरकार हम घर पहुँच ही जाएंगे। तो आखिरकार आप एक बार अपने घर मतलब लबसना में पहुँच ही जाएंगे। एंड में थैंक यू टू आवर सब्सक्राइबर, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन्हें कलेजे से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से कर लेना, बस हेल्दी रहना, खुश रहना। और एंड में थैंक यू टू ऑल, और फॉर फर्दर गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट हियर, डू कमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए। इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्री प्लस मेंस की अप्रोच लेके आइए। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।